प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 के अर्थशास्त्र की पुस्तक आर्थिक विकास की समझ पाठ 2 के भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के भाग 3 करने जा रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्षेत्रकों में ऐतिहासिक परिवर्तन किस प्रकार हुआ, किस तरह कृषि प्रणाली बदलती गई और कृषि क्षेत्र समृद्ध होता गया, पहले की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक उत्पादन होने लगा। फिर हम देखेंगे कि किस तरह प्राथमिक क्षेत्र के लोग, बहुत से लोग द्वितीयक क्षेत्र में काम करने लगे और उत्पादन एवं रोजगार की दृष्टि से द्वितीयक क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण हो गया। उसके बाद हम देखेंगे कि किस प्रकार विकसित देशों में द्वितीयक क्षेत्रक से तृतीयक क्षेत्रक की ओर पुनः बदलाव हुआ। फिर हम देखेंगे कि उत्पादन में तृतीयक क्षेत्रक का क्या महत्व है। और आज के इस वीडियो के अंत में हम देखेंगे कि अधिकांश लोग कहाँ नियोजित हैं, मतलब किस क्षेत्रक में ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो का पहला भाग, क्षेत्रकों में ऐतिहासिक परिवर्तन। प्यारे बच्चों, सामान्यतः अधिकतर विकसित देशों के इतिहास में यह देखा गया है कि विकास की प्रारंभिक अवस्थाओं में प्राथमिक क्षेत्रक ही आर्थिक सक्रियता का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रक रहा है। जैसे जैसे कृषि प्रणाली बदलती गई और कृषि क्षेत्रक समृद्ध होता गया, वैसे वैसे पहले की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक उत्पादन होने लगा। कृषि प्रणाली बदलने का अर्थ हुआ कि जहां पहले पारंपरिक ढंग से खेती होती थी, वहां अब आधुनिक ढंग से कृषि होने लगा। पारंपरिक ढंग से खेती करने का मतलब हुआ कि जहां लोग पहले हल और बैल से खेतों की जुताई करते थे, वहां अब ट्रैक्टर के माध्यम से खेतों की जुताई होने लगा, फसलों की कटाई होने लगा मशीनों के द्वारा, सिंचाई व्यवस्था सुदृढ़ हो गया, उत्तम किस्म के बीजों का प्रयोग होने लगा। इससे क्या हुआ, एक तो पैदावार अधिक हुई और दूसरे लोगों के पास समय की बचत होने लगी, जिससे अब अनेक लोग दूसरे कार्य करने लगे। शिल्पियों और व्यापारियों की संख्या में वृद्धि होने लगी। शिल्पी का अर्थ हुआ कि जो अपने हाथों से वस्तुओं का निर्माण करते हैं, उन्हें शिल्पी कहते हैं। इसके अतिरिक्त बहुत से लोग परिवहन, प्रशासन और सैनिक कार्य इत्यादि से जुड़े थे। तथापि इस अवस्था में अधिकांश उत्पादित वस्तुएं प्राकृतिक उत्पाद थी जो प्राथमिक क्षेत्रक में आती थी और अधिकतर लोग इसी क्षेत्रक में रोजगार करते थे। लगभग 100 वर्षों से अधिक समय के बाद और विशेषकर विनिर्माण की नवीन प्रणाली के कारण कारखाने अस्तित्व में आए और उनका प्रसार होने लगा। जो लोग पहले खेतों में काम करते थे, उनमें से बहुत से अधिक लोग अब कारखानों में काम करने लगे। कारखानों में सस्ती दरों पर उत्पादित वस्तुओं का लोग इस्तेमाल करने लगे। कुल उत्पादन एवं रोजगार की दृष्टि से द्वितीयक क्षेत्रक सबसे महत्वपूर्ण हो गया। इस कारण अतिरिक्त समय में भी काम होने लगा। पिछले 100 वर्षों में विकसित देशों में द्वितीयक क्षेत्रक से तृतीयक क्षेत्रक की ओर पुनः बदलाव हुआ। कुल उत्पादन की दृष्टि से सेवा क्षेत्रक का महत्व बढ़ गया। अधिकांश श्रमजीवी लोग सेवा क्षेत्रक में ही नियोजित हैं। विकसित देशों में यही सामान्य लक्षण देखा गया है। चलिए अब चलते हैं आज के वीडियो का दूसरा टॉपिक, उत्पादन में तृतीयक क्षेत्र का बढ़ता महत्व। इस तालिका को ध्यान से देखने से यह पता चलता है कि 1973 से 2003 में प्राथमिक तथा द्वितीयक क्षेत्रकों की अपेक्षा तृतीयक क्षेत्र में अधिक वृद्धि हुई है। आप इस तालिका में देख सकते हैं, ये जो ब्लू कलर है वो प्राथमिक क्षेत्रक को प्रदर्शित कर रहा है, लाल कलर द्वितीयक क्षेत्रक को
तथा पीला रंग जो है वो तृतीयक क्षेत्र को प्रदर्शित कर रहा है। इसमें आप देख सकते हैं कि 2003 में भारत में प्राथमिक क्षेत्रक को प्रतिस्थापित करते हुए तृतीयक क्षेत्रक सबसे बड़े उत्पादक क्षेत्रक के रूप में उभरा। अब हम लोग बात करते हैं कि भारत में तृतीयक क्षेत्रक इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया। इसके कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण, किसी भी देश में अनेक सेवाओं जैसे अस्पताल, शैक्षिक संस्थाएं, डाक एवं तार सेवा, थाना, न्यायालय, ग्रामीण प्रशासनिक कार्यालय, नगर निगम, रक्षा, परिवहन, बैंक, बीमा कंपनी इत्यादि की आवश्यकता होती है। इन्हें आधारभूत सेवाएं माना जाता है। किसी भी विकासशील देश में इन सेवाओं के प्रबंधन की जिम्मेदारी सरकार उठाती है। दूसरा कारण, कृषि यानी कि प्राथमिक क्षेत्रक तथा उद्योग यानी कि द्वितीयक क्षेत्रक में विकास के कारण परिवहन, व्यापार तथा भंडारण जैसी सेवाओं का विकास होता है। प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रक का विकास जितना अधिक होगा, इन सेवाओं की मांग उतनी ही अधिक होगी। तीसरा कारण, जैसे जैसे लोगों की आय बढ़ती है, कुछ लोग इन कई सेवाएं जैसे रेस्टोरेंट, पर्यटन, शॉपिंग, बेहतर स्वास्थ्य के लिए निजी अस्पताल और शिक्षा के लिए निजी विद्यालय, व्यावसायिक प्रशिक्षण इत्यादि की मांग शुरू कर देते हैं। आप नगरों में, विशेषकर बड़े नगरों में इस तेज गति से होने वाले परिवर्तन को देख सकते हैं। इन सब चीज़ों के मांग बढ़ने के कारण तृतीयक क्षेत्र में रोजगार भी बढ़ते जा रहा है। चौथा कारण, विगत दशकों में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित कुछ नवीन सेवाएं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई हैं। इन सेवाओं के उत्पादन में तीव्र गति से वृद्धि हो रही है। यहाँ आपको एक बात याद रखना चाहिए कि सेवा क्षेत्रक की सभी सेवाओं में एक जैसी वृद्धि नहीं हो रही है। भारत में सेवा क्षेत्र कई तरह के लोगों को नियोजित करते हैं। एक और उन सेवाओं की संख्या सीमित है जिसमें अत्यंत कुशल एवं शिक्षित श्रमिकों को रोजगार मिलता है, और दूसरी ओर बहुत अधिक संख्या में लोग छोटी दुकानों, मरम्मत कार्यों, परिवहन जैसी सेवाओं लगे हुए हैं। इन लोगों की आय कम होने के कारण इनका गुजारा बड़ी मुश्किल से होता है और इनके पास अन्य कोई अवसर न होने के कारण इन्हीं कार्यों में लगे रहते हैं। इस कारण सेवा क्षेत्र के केवल कुछ भागों का ही महत्व बढ़ रहा है। चलिए अब जानते हैं आज के इस वीडियो का अंतिम टॉपिक, अधिकांश लोग कहाँ नियोजित हैं। हम इस टॉपिक में देखेंगे कि उत्पादन में तीनों क्षेत्रकों की क्या हिस्सेदारी है और रोजगार में तीनों क्षेत्रकों की क्या हिस्सेदारी है। आइए एक तालिका के माध्यम से जीडीपी में तीनों क्षेत्रकों की प्रतिशत हिस्सेदारी को जानते हैं। यहाँ आप 50 वर्षों में क्षेत्रकों में बदलते महत्व को प्रत्यक्षतः देख सकते हैं। विकास के प्रारंभिक अवस्था लगभग वर्ष 1950 के समय जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्रक की हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा थी। उसके बाद तृतीयक क्षेत्रक की हिस्सेदारी आती है, फिर सबसे कम हिस्सेदारी प्रारंभिक अवस्था में द्वितीयक क्षेत्रक की थी, क्योंकि उस समय औद्योगिक विकास ज़्यादा नहीं हो पाया था। 1991 में नई औद्योगिक नीति बनने के बाद औद्योगिक क्षेत्र में तीव्र गति से विकास हुआ। फलतः वर्ष 2000 के समय जीडीपी में द्वितीयक क्षेत्रक की हिस्सेदारी प्राथमिक क्षेत्रक की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई और प्राथमिक क्षेत्रक की हिस्सेदारी थोड़ी कम हो गई।
लगभग 50 वर्षों के उपरांत जीडीपी में तृतीयक क्षेत्र की हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा हो गई। आइए अब रोजगार में क्षेत्रकों की प्रतिशत हिस्सेदारी को इस तालिका के माध्यम से समझते हैं। यह तालिका वर्ष 1977-78 और वर्ष 2017-18 में तीनों क्षेत्रकों में रोजगार की हिस्सेदारी को दिखा रहा है। वर्ष 2017-18 में भी प्राथमिक क्षेत्रक सबसे बड़ा नियोक्ता बना रहा। ऐसा क्यों हुआ? प्राथमिक क्षेत्रक से रोजगार का ऐसा ही क्षेत्रक स्थानांतरण क्यों नहीं हुआ? इसका कारण यह है कि द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक में रोजगार के पर्याप्त अवसर नहीं होते हैं। औद्योगिक उत्पादन में 8 गुना वृद्धि हुई, परंतु औद्योगिक रोजगार में केवल 2.5 गुना ही वृद्धि हुई, जो तुलनात्मक बहुत कम है। तृतीयक क्षेत्रक पर भी यही बात लागू होती है। सेवा क्षेत्रक में उत्पादन में 11 गुना वृद्धि हुई, परंतु रोजगार में 3 गुना से भी कम वृद्धि हुई। परिणाम स्वरूप देश में आधे से ज़्यादा श्रमिक प्राथमिक क्षेत्रक मुख्यतः कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जिसका जीडीपी में योगदान केवल 1/4 है। इसकी तुलना में द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक का जीडीपी में हिस्सा 3/4 है, परंतु ये क्षेत्र आधे से भी कम लोगों को रोजगार उपलब्ध कराते हैं। तो इसका अर्थ यह है कि कृषि क्षेत्र में लगे श्रमिक अपनी क्षमता से कम उत्पादन कर रहे हैं। कृषि में आवश्यकता से अधिक लोग लगे हुए हैं। यदि कुछ लोगों को कृषि क्षेत्र से हटा देते हैं तो भी उत्पादन प्रभावित नहीं होगा। दूसरे शब्दों में कृषि क्षेत्र के श्रमिकों में अल्प बेरोजगारी है। अल्प बेरोजगारी किसे कहते हैं? किसी क्षेत्र में आवश्यकता से अधिक लोगों का नियोजन होना अल्प बेरोजगारी कहलाता है। आइए इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। एक छोटा किसान लक्ष्मी का उदाहरण लेते हैं, जिसके पास 2 हेक्टेयर असिंचित भूमि है, जो सिंचाई के लिए केवल वर्षा पर निर्भर है और ज्वार एवं अरहर जैसी फसलें उगाते हैं। उसके परिवार के सभी 5 सदस्य उस भूमि पर वर्ष भर काम करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें कहीं और रोजगार उपलब्ध नहीं है। आप देखेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति काम कर रहा है, कोई बेकार नहीं है, परंतु वास्तव में उनका श्रम प्रयास विभाजित है। प्रत्येक व्यक्ति कुछ काम कर रहा है, परंतु किसी को भी पूर्ण रोजगार प्राप्त नहीं है। यह अल्प बेरोजगारी की स्थिति है। प्रकार की अल्प बेरोजगारी को छिपी हुई या अप्रत्यक्ष बेरोजगारी कहते हैं। इसे प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहा जाता है। अब आइए जानते हैं कि प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी किसे कहते हैं। यह वह स्थिति है जब एक श्रमिक काम तो कर रहा होता है, लेकिन उसकी क्षमता का पूरा उपयोग नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति में एक श्रमिक किसी खास काम में इसलिए लगा रहता है क्योंकि उसके पास उससे बेहतर करने को कुछ भी नहीं होता है। ये बेरोजगारी का एक और प्रकार खुली बेरोजगारी या अनैच्छिक बेरोजगारी को समझते हैं। खुली बेरोजगारी को अनैच्छिक बेरोजगारी के नाम से भी जाना जाता है। यह बेरोजगारी का सबसे प्रचलित रूप है। खुली बेरोजगारी उसे कहा जाता है जब कोई व्यक्ति बाजार में प्रचलित मजदूरी की दरों पर काम करना तो चाहता है, लेकिन उसे काम नहीं मिल पाता। इस प्रकार की बेरोजगारी खुली बेरोजगारी कहलाती है। अब माना कि एक भूस्वामी सुखराम आता है और अपनी ज़मीन पर काम करने के लिए लक्ष्मी के परिवार के 1 या 2 सदस्यों को भाड़े पर ले जाता है। अब लक्ष्मी के परिवार को मजदूरी के द्वारा कुछ अतिरिक्त आय होती है। चूँकि आपको छोटे से भूभाग पर काम करने के लिए
5 लोगों की ज़रूरत नहीं है। अतः 2 लोगों के चले जाने से कृषि उत्पादन प्रभावित नहीं होता है। दिए गए उदाहरण में 2 सदस्य किसी फैक्ट्री में भी काम करने के लिए जा सकते हैं। एक बार फिर परिवार की कमाई में वृद्धि होगी और वे लोग अपनी भूमि से पहले जैसा उत्पादन करते रहेंगे। अतः यह स्पष्ट है कि यदि लक्ष्मी की तरह अन्य लोगों को भी प्राथमिक क्षेत्रक से हटाकर किसी अन्य क्षेत्रक में काम पर लगा दें तो उससे उत्पादन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि परिवार की कुल आय में वृद्धि होती है। अल्प बेरोजगारी दूसरे क्षेत्रकों में भी हो सकती है। शहरों में सेवा क्षेत्रक में हजारों अनियमित श्रमिक हैं जो दैनिक रोजगार की तलाश करते हैं। वे प्लम्बर, पेंटर, मरम्मत कार्य जैसे रोजगार करते हैं और अन्य लोग असुविधाजनक विषम काम भी करते हैं। उनमें से कई रोजाना काम नहीं पाते हैं। इसी प्रकार हम सेवा क्षेत्र के कुछ लोगों को सड़कों पर ठेला खींचते अथवा कुछ चीज़ें बेचते हुए देखते हैं, जहां वे पूरा दिन बिता देते हैं परंतु बहुत कम कमा पाते हैं। वे यह काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई बढ़िया अवसर नहीं है। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।